आज हमारी नैतिक शिक्षा है और आज हिंदी भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदी की क्या दशा है, हिंदी में हमें क्या करना चाहिए, हिंदी के लिए हमें किस तरह की जागरूकता लानी चाहिए कि फिर से उसका अस्तित्व मिले, जो उसे स्थान मिलना चाहिए देश में वो मिले। तो इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी किस प्रकार से हमारे देश में व्याप्त हुई। तो अब ये पाठ संख्या कितना है? 7। पाठ 7 निकालेंगे और पेज नंबर 23। सभी बच्चे ध्यान देंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी। सबसे पहले ये बताओ कि नैतिक शिक्षा हमें क्यों पढ़ना चाहिए? नैतिक शिक्षा हमें क्यों पढ़ना चाहिए? अपने आप, ये एक आयाम हुआ अपने आप को विचारशील बनाने के लिए। उसके बाद वेद इत्यादि का ज्ञान को ग्रहण करके उसको चरितार्थ करने के लिए आवश्यक है ना? नैतिक शिक्षा, बड़ों का सम्मान, बड़ों का सम्मान, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना, ये सब हमें नैतिक शिक्षा से ज्ञान मिलता है। नैतिक शिक्षा देश के संस्कार को जानने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए, वेद वेदांत के को पढ़ने की ओर जागरूक होने के लिए नैतिक शिक्षा पढ़ना आवश्यक है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी के हिंदी के कुछ प्रमुख लेखकों के नाम बताइए, कवियों के नाम बताइए और लेखकों के नाम बताइए। चलिए, कौन बताएगा हिंदी के कुछ प्रमुख लेखकों और कवियों के नाम? तुलसीदास। कालिदास संस्कृत के हैं। अभी आप समसामयिक ही बता दीजिए। महादेवी वर्मा मैथिली से, रामचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सभी हैं। अब हम ये तो हमें हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध करने वाले कवि हैं और साहित्यकार हैं। प्रेमचंद, सबसे प्रमुख नाम प्रेमचंद का है। उनके कृति आज भी पढ़ो तो आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक लगता है। उनकी कहानियां पढ़ो तो बिल्कुल सटीक लगता है। तो खैर, अब हम आगे पढ़ें कि एक राष्ट्रभाषा होना कितना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। कोई बताएगा कि एक राष्ट्रभाषा होना क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हमारी एकता की है। हमें एक सूत्र में बांधता है, पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ता है।
तो ये राष्ट्रभाषा एक पर्व के समान है। पर्व अर्थात गन्ने की गांठों को पर्व करते हैं और पर्व एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो राष्ट्रभाषा हिंदी या राष्ट्रभाषा पर्व के समान है, जो हमारे विभिन्न राज्यों, बोलियों, संस्कृतियों को एक में कर देती है, एक जोड़ देती है। लेकिन अभी आज हिंदी भाषा की दशा बहुत दयनीय है। हिंदी भाषा की दशा बहुत ही दयनीय है और उसको जो स्थान प्राप्त होना चाहिए उसे नहीं मिला है। सिर्फ हिंदी सप्ताह या हिंदी दिवस, हिंदी एक पक्ष मना करके ही हम सिर्फ उसी में सिमट कर रह गए हैं। तो इसके अस्तित्व को बचाना यह किसका कार्य है? हम सभी राष्ट्र के लोगों का काम है। और हिंदी इतनी उदार भाषा है कि सभी भाषाओं के शब्द को समाहित कर लेती है, चाहे वो अंग्रेजी हो, फारसी हो, देशज हो, विदेशज हो। और संस्कृत के तो बहुत सारे शब्द हैं। दो वर्गीय हैं, तत्सम और तत्पर। तत्सम शब्द मूल रूप से संस्कृत शब्द होते हैं और बदल देते हैं हम जब हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। उसके अस्तित्व को बनाए रखने में राष्ट्र के अस्तित्व को की रक्षा है। परम धर्म हो जाता है कि हम अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें। इतनी उदार और समृद्ध भाषा है यह हिंदी। अब हम इसे पढ़ें कि इसका क्या इतिहास है, क्यों नहीं यह राजभाषा बन सकी, राष्ट्रभाषा बन सकी। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा को या राष्ट्र की भावना को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। जहाँ लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहाँ उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतया अपनावें और जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए करें। इस नियम पर भारत की संविधान सभा में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। भारत की संविधान सभा में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया कि इस भाषा को अपनावे हम पूर्णतया, जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों में एक सूत्र में बांधने के लिए हो। इस पर विचार किया। अंत में 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह विचार ही किया गया, निर्णय नहीं लिया गया, विचार किया गया। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। कुछ नेताओं ने इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। इस पक्ष में सभी इस पक्ष पर एक मत थे कि अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसके पश्चात प्रश्न उठा कि हिंदी के किस रूप को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाए, संस्कृत निष्ठ या हिंदुस्तानी रूप। हिंदुस्तानी रूप वाली जो हिंदी है उसमें सभी भाषाओं के शब्द गृहीत किए गए हैं, लेकिन संस्कृत निष्ठ में सिर्फ संस्कृत शब्द है। संस्कृत निष्ठ रूप को या हिंदुस्तानी रूप को राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। ये लोग उस समय
स्वतंत्रता संग्राम और देश के सुधार के लिए, सामाजिक सुधार में ये बड़े नेता थे, इनका नाम आ रहा है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। कोई निर्णय न हो पाने की स्थिति में मतदान हुआ। हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप एक मत से विजयी हो गया। एक मत गुरुमुख सिंह मुसाफिर का था। उस समय ये शायद गुरुमुख सिंह मुसाफिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, भी 1962 के शायद का था, जिन्होंने गुरुमुख सिंह मुसाफिर का था, जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा किया था। इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया कि हिंदी तो एक मत से जीती थी, यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनती यदि ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी हिंदी के पक्ष में अपना मत न देते। जबकि तथ्य यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने या अंग्रेजी बने, ऐसा कोई विवाद ही नहीं था और न इस संबंध में मतदान ही हुआ था। ये बहुत ही विवादपूर्ण ये बातें हैं, इसको समझ पाना थोड़ा कठिन भी है, लेकिन इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग बनाएंगे। हाँ, बहुत इसमें समय लग जाएगा। राजर्षि टंडन अंग्रेजी के पर मतलब इसमें बहुत उथल पुथल थी। राष्ट्रभाषा बनने के अवस्था में बहुत उथल पुथल थी। तो अब यहाँ पर हम देखें तो अब हम थोड़ा सा आ जाए इधर अंतिम पैरा 24 पेज नंबर में। वास्तव में हिंदी सारे भारत, अब देखो हिंदी की विशेषता, वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री राहुल सांस्कृत्यायन ने यह प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत के मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व के हो या दक्षिण या पश्चिम के, आज से 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था। तो राहुल सांकृत्यायन ये क्या थे? वो उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा था और ये घूमने वैगाबॉन्ड टाइप के थे, मतलब घूम घूम करके बहुत सारे संस्कृतियों, रिवाजों, रीतियों और सामाजिक दशा को जानने वाले थे। और इस घूम घूम करके ही इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हिंदी में। आज से 2000 पहले भी हिंदी में ही चलता था। वह सारे देश की संपर्क भाषा थी। संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह देखो हिंदी के भी ज्ञाता थे और संस्कृत के भी। कल जो पाठ पढ़ रहे थे उसमें गुरु गोविंद सिंह का नाम आया था और आज भी उनका नाम है। तो गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। वे इस निमित्त शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरु जी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जय घोष प्रदान किया, वह सारे देश के विचार से हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है ना। वो क्या है? वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। ठीक है, मैं जरा देखती हूँ ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं। ऑनलाइन में मैं नाम ले लूं जरा उनके। शुभम सिंह, आदित्य अग्रवाल, रघुवीर रंजन, आस्था कुमारी, आयुष राज, आदित्य राज, अक्षिता एटी, आलोक कुमार एट जी, अमित कुमार एट जी, अनन्या, अंजलि, अंकित आनंद, अंकित राज, अनुप्रिया, अनुष्का सिंह, अर्नब राज सिंह, आरुषि राज, आशीष कुमार, अश्विन राज, कवीश, केशव कृष्णन, कृष्णकांत, कुशाग्र कश्यप, मीनल, मायरा सिंह, नव्या, नितिन कुमार, रॉल 46, नित्यम कुमार, पल्लवी संगम, प्राची 8D, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु 8G, रामकृष्ण 8H, सारा सिंह, सारिका 8C, शाद, शाम्भवी, शौर्या सिंह,
शुभम कुमार, शुभम सिंह, सृजन, सुधांशु झा, सुप्रिया, सूर्यांश, विराट शर्मा, वंशिका, यशवी राज एंड आयुष राज। तो ये सारे बच्चे हैं। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, ये किसका लिखा हुआ था? गुरु गोविंद सिंह ने ये नारा दिया। आगे गुरु जी का दशम ग्रंथ भी जफरनामा हिंदी में ही है। महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारा और सभी देशवासियों को इसे पढ़ने की सलाह दी। उनके पश्चात आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए अनथक कार्य किया। तो आर्य समाज का भी बहुत योगदान है हिंदी के प्रचार में। हिंदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली। दक्षिण भारत, फिजी और मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि में भी आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी प्रसार में बड़ा काम किया। हिंदी के साहित्य के निर्माण के कार्य में आर्य विद्वानों का बहुत ही प्रशंसनीय भाग रहा है। तो हम आर्य समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान माने। आर्य समाजियों ने हिंदी के प्रसार प्रचार में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उनमें से बहुतों को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कार प्राप्त हुए। यह तथ्य भी नहीं भुलाया जा सकता कि महर्षि दयानंद ने हिंदी में बोलने तथा लिखने का महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने तथा लिखने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखिए कि पहले वे संस्कृत में बोलते थे महर्षि दयानंद, लेकिन ब्रह्म समाज के जो नेता थे केशव चंद्र सेन बंगाल के, उन्होंने ही इनसे आग्रह किया कि आप अपना पूरा व्याख्यान हिंदी में दें। ये बहुत बड़ी बात है। वहां से देवनागर नाम का जो पत्र निकलता था वह हिंदी के साथ देवनागरी का भी प्रचार करता था। बंगाल के लिए भी यह देवनागरी लिपि चाहते थे। स्वामी दयानंद उस समय तक संस्कृत में बोलते थे। इस अनुरोध के बाद वे हिंदी में बोलने लगे। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हो, हमारा लोकतंत्र गूंगा न रहे, तो हम दूसरे देशों के ज्ञान की जूठन को ही सब कुछ न समझते रहे, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए बिना कोई चारा नहीं। हम गुलाम बन गए है कि नहीं? आंग्ल भाषा को, सारी बातें आंग्ल भाषा में सब हम अपने अस्तित्व को खो रहे हैं, हिंदी को नजरअंदाज कर रहे हैं, हिंदी की अवहेलना कर रहे हैं। ये सब हम सभी दोषी हैं। किसी व्यक्ति को अगर हिंदी आती और अंग्रेजी नहीं आती है तो उसे नीची निगाह से देखा जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे अच्छा, आप कोई ऐसा राज्य बताइए जहाँ हिंदी का बहुत सम्मान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों का, विशेषकर मध्य प्रदेश में हिंदी बहुत अच्छी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में भी शुद्ध हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में भी इसका प्रचार प्रसार है। हमारे बिहार में इसका प्रचार प्रसार है। महाराष्ट्र में मराठी है, उड़ीसा में उड़िया भाषा है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, लेकिन मूल रूप से सभी हिंदी से जुड़े हैं। देश के आजाद होने पर, अब देखो यहाँ पर है, अतः अंग्रेजी हटाओ, स्वदेशी भाषाएं अपनाओ। यह भावना जन जन के हृदय में उत्पन्न
करनी होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। देश के आजाद होने पर बीबीसी लंदन के अधिकारी गांधी जी से ऐसा संदेश लेने पहुंचे थे जिसे रेडियो पर सुना सके। बीबीसी के अधिकारी संदेश लेने पहुंचे भारत की आजादी पर इन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी ने अपना संदेश देने संदेश नहीं दिया। उन दिनों तक बीबीसी से हिंदी में प्रसारण नहीं होते थे। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया। उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अर्थात भारत अंग्रेजी जानता है। गांधी जी तो कहा करते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा कर दिया जाना बंद कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों को तैयार किए जाने का इंतजार न करता। विद्वत शिरोमणि डॉक्टर रघुवीर की मान्यता थी कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रयोग होगा तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं आ सकेंगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मेरा यह सुनिश्चित मत है कि विदेशी भाषा के अनिवार्य रहते हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य रखना राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकूल है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं बल्कि घमंड करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दे जिनके माँ बाप शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे हों। आज कहने को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा जिसकी वह अधिकारिणी है। हिंदी भारतीयों को भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह भारत की आत्मा है। राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट देना क्यों नहीं चाहते थे? अगर वे उसे बोलो। अंग्रेजी से 15 वर्ष की छूट इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि यह समय बहुत लंबा था और उन्हें लगा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पाएगी। अगर वो छूट देते तो क्या होता? हाँ, और अंग्रेजी का वर्चस्व हो जाता इस पूरे देश पर, इसलिए वो उसे छूट नहीं देना चाहते थे। आज देश में हिंदी को जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। यह स्थान निश्चित है और आज देश में जो हिंदी को स्थान प्राप्त हुआ निश्चित है। हिंदी को वह अधिकार नहीं मिला जिसके लिए अधिकार नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे। मात्र दिवस मनाने के इसमें सिमट कर रह गया है ना। सिर्फ हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी पाक्षिक मनाते हैं और उसका अस्तित्व मिटता जा रहा। जो स्थान मिलना चाहिए वो हिंदी को स्थान प्राप्त नहीं है। समझ गए? हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में, अभी देखो इसके अभाव में क्या हो रहा है, भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं पा रही है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। यह भारत की आत्मा है। ठीक है। अब देखो गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए क्या किया। उन्होंने सब हिंदी में लिखा, जफरनामा। हाँ, जफरनामा लिखा और उनका जो नारा था वो भी हिंदी में था। वो क्या था? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
खालसा वाहेगुरु ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, यह लिखना बहुत जरूरी है कि उनका जो मुख्य नारा था वो हिंदी में था। ठीक है, आगे कौन सा प्रश्न है जरा देखें। महर्षि दयानंद से हिंदी हाँ, ये कितना आसान प्रश्न है। महर्षि दयानंद ने से हिंदी अपनाने का आग्रह बंगाल की राजधानी के समाज के बहुत अच्छे ऑनलाइन उत्तर आ रहा है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। महर्षि दयानंद संस्कृत में ही बोला करते थे, परंतु ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने उनसे आग्रह किया कि आप अपना व्याख्यान, अपना भाषण सब हिंदी में दें, जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, है ना। अब आगे हम देखें, महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आजाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया। सारी दुनिया भूल जाए कि भारतीयों मैं भारत हूँ, मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और सारी दुनिया भूल जाए कि भारत को अंग्रेजी आती है। और बीबीसी से उस समय में हिंदी प्रसारण नहीं होता था, क्योंकि वहाँ हिंदी प्रसारण नहीं होता था और महात्मा गांधी हिंदी में अपनी बातें कहना चाहते थे, अपना भाषण देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपना वक्तव्य देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त हो गया। चैप्टर 8 पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ 4 प्रकार के कर्म कौन से हैं और उनके नाम और स्वरूप बताइए। बोलो। पंच महायज्ञ सबसे पहले यह जाने की कर्म कितने होते हैं। कर्म 6 प्रकार, 4 होते हैं। नित्य, नैमित्तिक, निषिद्ध। ये सारे कर्म क्या है, ये तुमको पता है। नित्य कर्म, प्रतिदिन किया जाने वाले कर्म। किसी कारण हाँ, किसी कारण के लिए नहीं, वो तो कार्य कर्म है, कामना के लिए किया जाता है। ठीक है, नैमित्तिक कर्म कर्म इत्यादि हुए ना। क्या होते हैं नैमित्तिक कर्म? कारण के लिए किए जाने वाले हाँ ठीक है, किसी कारण के लिए, किसी कारण के लिए किए जाने वाले कर्म को नैमित्तिक कर्म। ठीक है, देखो, किसी निमित्त या कारण के लिए किए जाने वाले, ठीक बोल रहे हो। और पर्व उत्सव दोनों हो गया वह, तो वहां पे किसी कारण के लिए और पर्व उत्सव संस्कार आदि भी नैमित्तिक कर्म है। और कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को काम कर्म कहते हैं। और निषिद्ध कर्म वे कर्म होते हैं जो कि वर्जित होते हैं, जो समाज में संस्कार के लिए वर्जित है। अच्छा, पांच महायज्ञ किस कर्म, दूसरा क्वेश्चन क्या है।
पंच महायज्ञ का संबंध कौन कौन, नित्य कर्म से उसका संबंध, उसका संबंध किस कर्म से है? नित्य कर्म से है। ठीक है, ऑनलाइन से भी उत्तर आ रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ से क्या अभिप्राय है? इसे यज्ञ मतलब संध्या प्रार्थना, इस कर्म को हाँ, ठीक है, बहुत सारी आवाजें एक साथ आ रही, बहुत आवाजें आ रही, तो ब्रह्म यज्ञ पढ़िए, पढ़ो तो ब्रह्म यज्ञ। संध्या का अर्थ है संध्या प्रातः स्नान के बाद से स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और संध्या ध्यान मग्न होकर ईश्वर के रूप अथवा किसी अन्य नाम को उसमें लीन होकर जप करना। यह यज्ञ में जहाँ आत्मा चिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया गया वह स्नान पर है। यह स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म के अंग में माना गया। प्रत्येक त्योहार पर्व पर प्रत्येक शुभ कार्य में प्रत्येक तीर्थ में यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया है जैसे इसके बिना कोई भी कर्म तो ब्रह्म यज्ञ में ही स्नान की महत्ता दी गई है। जन्म और मृत्यु दोनों ही समय में स्नान की विशेषता है और किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। तो हमारे शास्त्रों में स्नान की का बड़ा महत्व है। और संध्या किसे कहते हैं? संध्या नहीं, शाम तो नहीं, सम जोड़ दिया, संध्या सम्यक ध्यान अर्थात ठीक से ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना, उसे संध्या कहते हैं। तो संध्या हम किसी समय भी कर सकते हैं, प्रातः भी कर सकते हैं और रात्रि में कर सकते हैं और संध्या काल में भी कर सकते हैं। तो सन जोड़ दिया संध्या, ठीक है। फिर संध्या, तो सम जोड़ दिया संध्या, तो सम उपसर्ग पूर्वक ध्या धातु असम्यक ध्यान, वही हो गया संध्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। देवयज्ञ में अग्नि कितने रूप हो जाते? देवयज्ञ में अग्नि के 3 रूप हो जाते। एक रूप जो राख होता है अग्निकुंड में रह जाते हैं, दूसरा रूप सुगंध होता है जो वातावरण में रहता है और तीसरा रूप सूक्ष्म रूप होता है जो जाके भीतर से निकल जाता है। बहुत अच्छे, अग्नि के 3 रूप, ये भी बहुत आवश्यक है। हाँ।